त्वमम्बुस्त्वं भूमिस्त्वमसि हुत्भुक्त्वं गगनभूर्नभस्त्वं त्वं बुद्धिस्त्वमसि मन आत्मा त्वमसि भोः बहिस्त्वं त्वं चान्तस्त्वमसि अध ऊर्ध्वं त्वमनघ न जाने तत्तत्त्वं गणपतत यत्त्वं न तनुषे। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य अस्यां काव्यशास्त्रकक्षायां भवतां समेषामपि हार्दिकं स्वागतं करोमि। गतकक्षायां वयम् आचार्य जयदेवपर्यन्तं काव्यशास्त्रेतिहासं श्रुतवन्तः। अद्य वयं पश्यामः कथं काव्यशास्त्रस्य एषा यात्रा दक्षिणभारतं प्रति गता। काश्मीरप्रदेशं वयं दृष्टवन्तः। तत्र महान्तः आचार्याः अभवन्। तैः बहवः ग्रन्थाः विरचिताः, प्रौढाः गूढाः ग्रन्थाः तत्र रचिताः। पुनश्च गुजरातप्रदेशं दृष्टवन्तः, यः अस्माभिः बङ्गप्रदेशविषये अपि ज्ञातम्। अद्य वयं पश्यामः कथं विद्याधरेण सह एषा काव्यशास्त्रस्य विकासयात्रा दक्षिणभारतं प्रति गता। विद्याधर नाम के जो आचार्य हुए, उनके साथ साथ अब हम दक्षिण भारत में प्रवेश कर रहे हैं कि वहाँ किस तरह से काव्यशास्त्र का विकास हुआ। विद्याधर को उड़ीसा नरेश राजा नरसिंह द्वितीय का आश्रय प्राप्त हुआ। इसलिए जो काल इतिहास के पन्नों में राजा नरसिंह द्वितीय का प्राप्त होता है, अर्थात 1280 से 1314 ईस्वी के मध्य, वही काल विद्याधर का भी माना जाता है। इन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा, एकावली, जिस पर मम्मट के काव्य प्रकाश और रुय्यक के अलंकार सर्वस्व का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। किंतु अपने इस एक मात्र ग्रंथ से विद्याधर काव्यशास्त्र के इतिहास में अमर हो गए। इनके ग्रंथ में 8 उन्मेष प्राप्त होते हैं। इनके इस एकावली ग्रंथ पर मल्लिनाथ ने तरला नामक प्रसिद्ध टीका लिखी है। विद्याधर के ग्रंथ में भी उन्हीं काव्य तत्वों का विवेचन है जो कि मम्मट आदि आचार्यों ने अपने काव्यशास्त्र के ग्रंथों में किया, किंतु इनका भी कुछ अपना वैशिष्ट्य है, नवाचार है, इनकी मौलिक उद्भावना है, यद अस्माभिः अवश्यमेव ज्ञातव्यम्। इन्होंने एकावली में जो उदाहरण दिए वे स्वरचित हैं। जैसे हम मम्मट की काव्य प्रकाश को जब पढ़ेंगे तदा वयं तत्र द्रक्ष्यामः, तत्र भागत्रयं वर्तते। पूर्वं कारिका, तदपि सूत्राणि सन्ति, पुनः कारिकारूपेण भवन्ति, पुनश्च वृत्तिः, उदाहरणानि च। तर्हि वयं तत्र द्रक्ष्यामः उदाहरणानि मम्मटेन स्वरचितानि न प्रदत्तानि, अन्येषां काव्यानाम् उदाहरणानि तेन तत्र उद्धृतानि। किंतु जो विद्याधर ने एकावली लिखी उसमें उदाहरण भी उन्हीं के हैं। कारिका और वृत्ति तो है ही, उन्होंने लिखी ही है, उसके अतिरिक्त जो उदाहरण प्रदान किए वो उन्होंने लिखे। और उन उदाहरणों का वैशिष्ट्य यह है कि वे सारे उदाहरण राजा नरसिंह देव की स्तुति के रूप में हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक ही ग्रंथ में 2 कार्य किए। अपने आश्रयदाता के लिए एक काव्य का सृजन भी उनके उसी ग्रंथ के समानांतर रूप से होता गया, और उन्होंने काव्य के तत्वों का अलंकार शास्त्र की दृष्टि से विवेचन भी अपने इस ग्रंथ में कर दिया। तो एक नई प्रवृत्ति काव्यशास्त्र के ग्रंथों के लेखन के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई, जिसका श्रेय हम विद्याधर को देते हैं। तो यह जो चाटु प्रवृत्ति थी, उन्होंने स्वयं कहा कि चाटु श्लोकों के उदाहरण देते हुए मैं अपने दृष्टि से काव्य के विभिन्न तत्वों का आख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एक नई प्रवृत्ति का प्रवेश हुआ और इसका परवर्ती साहित्यकारों पर भी प्रभाव पड़ा। न केवल संस्कृत साहित्य में अपितु हिंदी साहित्य पर भी हम उसके प्रभाव को देखते हैं। इनके बाद दक्षिण भारत में ही एक और प्रसिद्ध आचार्य हुए, विद्यानाथ। 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका काल माना जाता है, और इन्होंने भी उसी चाटु प्रवृत्ति का अनुगमन किया जिसका कि
जिसकी अवतारणा थी वो विद्यानाथ विद्याधर के द्वारा की गई थी। इन्होंने अलंकार शास्त्र पर प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ लिखा। अस्य ग्रन्थस्य चर्चा अस्माभिः पूर्वमपि कृता आसीत्। अस्मिन् ग्रन्थे यानि उदाहरणानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि काकतीय वंशस्य यः राजा आसीत् प्रतापरुद्रः तस्य स्तुतौ प्रदत्तानि सन्ति। तो जिस तरह से विद्याधर ने नरसिंह द्वितीय के लिए अपनी संस्तुति प्रदान की और उनकी स्तुति करते हुए उदाहरण दिए, वैसे विद्यानाथ ने राजा प्रतापरुद्र के लिए उदाहरणों की रचना की और अपने इस ग्रंथ में उनका सन्निवेश किया। ये राजा आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश के राजा थे और मल्लिनाथ के जो पुत्र हुए कुमार स्वामी, उन्होंने इस ग्रंथ पर रत्नापण नामक टीका लिखी। तो यह जो प्रवृत्ति हम देख रहे हैं, जिसका आरंभ विद्याधर करते हैं, फिर विद्यानाथ उसका अनुगमन करते हैं और इसका प्रभाव हमें हिंदी काव्य शास्त्र पर भी दिखाई देता है। जो कवि भूषण हुए, उन्होंने शिवराज भूषण नामक ग्रंथ लिखा काव्य शास्त्र का, जो कि हिंदी भाषा में है, वो भी इसी प्रकार से लिखा गया। तो हमने देखा कि दक्षिण भारत के ये दो प्रसिद्ध आचार्य हुए और जो विश्वनाथ कविराज, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, उनका भी क्षेत्र दक्षिण भारत माना जाता है। अब जो अगले आचार्य हैं वे हैं शारदा तनय। 13वीं शताब्दी के ये प्रसिद्ध आचार्य हुए और इनका जो महत्व है वे नाट्य शास्त्र के आचार्य के रूप में अधिक जाने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ था वह भाव प्रकाशन था और यह एक अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं स्तंभ के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, क्योंकि इन्होंने जो 12वीं शताब्दी तक की नाट्य शास्त्र की अविच्छिन्न परंपरा थी, जो अद्भुत व्याख्या परंपरा थी, उस परंपरा का मानो गहराई तक अध्ययन कर लिया और उन सभी गूढ़ तत्वों को अपने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ में, जैसे माला में फूल गुथे जाते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने पुष्प की भांति उन सबका ग्रथन अपनी इस भाव प्रकाशन रूपी ग्रंथ में कर दिया। इस ग्रंथ में नाट्य तत्व के जो विभिन्न तत्व है, उसमें भाव तत्व और संगीत, इनको भी जिस तरह से उन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान दिया, ये ही बातें हैं जो कि इनके इस ग्रंथ को अन्य ग्रंथों से विशिष्ट बनाती है। इनका यह जब हम ग्रंथ देखते हैं या उसके संदर्भ में जब हम उसका विमर्श करते हैं, तो हम यह जान पाते हैं कि शारदा तनय कश्मीर की संगीत परंपरा से परिचित थे, पारसिक संगीत परंपरा को वे जानते थे और संगीत की दक्षिण की जो परंपरा है, दाक्षिणात्य परंपरा का भी उन्हें बड़ा ही गहराई से ज्ञान था, क्योंकि इन सभी तत्वों को हम उनके ग्रंथ में दर्शन कर पाते हैं। इनके ग्रंथ की जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि इन्होंने नायिका भेद विवेचन में भरत, अभिनवगुप्त, रुद्रट, इन आचार्यों से भी आगे बढ़कर विमर्श किया और केवल नाट्य की दृष्टि से नायिका के भेदों का विवेचन नहीं किया, अपितु इन्होंने काव्य की दृष्टि से भी वह विवेचन किया। तो जिन विद्यार्थियों को नाट्य शास्त्र के विषय में जिज्ञासा है या वे आगे कभी इस पर कार्य करना चाहते हैं, उन्हें भाव प्रकाशन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भाव प्रकाशन में भरत मुनि के बाद भी जो आचार्य हुए, उन्होंने जो जिन जिन तत्वों पर विमर्श किया, उन सब का संयोजन करते हुए उसमें भी कुछ नई उद्भावनाओं को सम्मिलित कर देना और कुछ नए तत्वों का काव्य की दृष्टि से भी समावेश कर देना, यह कार्य यदि कोई कर पाया तो वह शारदा तनय कर पाए। इन्होंने भाव, विभाव, अनुभाव इत्यादि के जो लक्षण, उनके भेद, संगीत के जो संदर्भ में सप्त धातुओं से जो सप्त स्वरों की उत्पत्ति हुई, इस तरह का एक मौलिक विचार, ऐसे बहुत सारी बातें इनके ग्रंथ में हम देख पाते हैं। इन्होंने जो अति महत्वपूर्ण तत्व की स्थापना की वह यह था
कि भाव ही नाट्य का प्राण है। भाव तत्व को ऐसी गरिमा इसके पहले प्रदान नहीं की गई। उन्होंने रस से भी एक सोपान पूर्व भाव को रखा। तो ऐसे तत्वों को जब हम देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ संस्कृत नाट्य शास्त्र का अभिनव मणि है। और इस ग्रंथ में जो अनेक मौलिक विषय उपस्थित हुए हैं वे निश्चित रूप से ज्ञातव्य हैं। जो नाट्य, काव्य, संगीत, नृत्य सभी का अद्भुत समन्वय कर लेता है, यह ऐसा ग्रंथ है। और जो पंचम वेद की उपाधि दी गई है वह वस्तुतः भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ पूर्णतः सार्थक करता है। नाट्योत्पत्ति के विषय में जहां भरत ने उसे ब्रह्मा से उत्पन्न माना, वहीं शारदा तनय इस नाट्य शास्त्र को शिव से आविष्कृत मानते हैं। और जब वे ये कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वैदिक और लौकिक दोनों भूमियों पर उन्होंने नाट्य शास्त्र को अलंकृत करके स्थापित कर दिया है। क्योंकि लोक में शिव का जो नटराज रूप है वह सहज सिद्ध है, स्वीकृत है। तो इस तरह से यह वैदिक और लौकिक दोनों भूमियां मानो मिल सी जाती है। तो ऐसे व्याख्या करने वाले आचार्य जो हुए शारदा तनय, उन्होंने नाट्यशास्त्र की परंपरा में अपने मौलिक व्याख्यान से एक विशिष्ट उत्कर्ष को प्राप्त किया। इन्होंने नाट्यावतरण का जो श्रेय है वो मनु को दिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने दर्शन की पृष्ठभूमि में नाट्य के तत्वों को विवेचित किया, जो कि एक अभिनव दृष्टि थी और निश्चित रूप से परवर्ती ग्रंथों के लिए एक नया मार्ग था। तो इस प्रकार का यह जो ग्रंथ है, इसका परवर्ती ग्रंथों पर हम पर्याप्त मात्रा में प्रभाव देखते हैं। और इस पर अनेक आचार्यों ने व्याख्यान लिखे जो कि प्राप्त होते हैं और टीकाएं भी लिखी गई। इन्होंने एक और ग्रंथ भी लिखा, शारदीय, वह भी प्राप्त होता है और वह संगीत प्रधान है। तो एक ऐसे आचार्य जिनको काव्यशास्त्र, संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, दर्शन इत्यादि बहुत सारे विषयों का ज्ञान होने के कारण एक अभिनव व्याख्या वे अपने इस ग्रंथ में कर पाए हैं। इनके ग्रंथों की जो पांडुलिपियां हैं वे दक्षिण में प्राप्त होती है। इसी से विद्वानों ने यह कहा है कि इनका जन्म स्थान संभवतः दक्षिण में ही रहा होगा। और ग्रंथ में मेरुत्तर नामक ग्राम का उल्लेख भी प्राप्त होता है, जिससे कि इतिहासकारों ने वर्तमान चेन्नई के निकट बताया है। तो यह भी दक्षिण भारत के एक अद्भुत आचार्य थे। काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था, जिसमें एक विद्वत परंपरा विद्यमान थी। और इनके वंश के संदर्भ में इतिहास के ग्रंथों में यह प्राप्त होता है कि इनके प्रपितामह लक्ष्मण थे, पितामह श्री कृष्ण थे और पिता भट्ट गोपाल थे। और ये सभी विद्या के साधक और विभिन्न ग्रंथों के रचयिता थे। तो एक प्रबुद्ध वंश में शारदा तनय ने जन्म प्राप्त किया और वे स्वयं प्रखर मेधा के धनी थे। ये हम उनके ग्रंथ से स्वयं ही हम समझ गए हैं। तो दक्षिण भारत की इसी परंपरा में आगे चलते हैं विश्वनाथ कविराज की ओर। आप में से सर्वाधिक किसी आचार्य को यदि छात्र जानते होंगे तो मुझे लगता है वो मम्मट और विश्वनाथ, क्योंकि साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश ये दो ग्रंथ प्रायः विद्यार्थियों में लोकप्रिय रहते हैं। तो जहां हम देखते हैं कि मम्मट का काव्य प्रकाश प्रौढ़ है और रसगंगाधर जो है वह अत्यंत ही गूढ़ है, दुरूह है, दुर्बोध है। तो इनके सामने जब विश्वनाथ का साहित्य दर्पण छात्र देखता है तो वह उसके लिए एक सहज बोधगम्य ग्रंथ के रूप में उपस्थित होता है। तो इसीलिए छात्रों की, विद्यार्थियों की दृष्टि से साहित्य दर्पण का एक अपना विशेष महत्व है और यह आज प्रासंगिक है। तो इनके नाम से तो आप परिचित हैं, इनके ग्रंथ को भी आप जानते हैं। इनका काल 14वीं शताब्दी ही माना जाता है और इनके पिता श्री चंद्रशेखर थे। और यह माना जाता है कि कलिंग या उत्कल प्रांत में इनका जन्म हुआ और दक्षिण भारत से भी इनका कोई संबंध अवश्य था, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ में
उस तरह के दक्षिण भारत के भी संदर्भ दिए हैं। ये काव्य शास्त्रज्ञ तो थे ही, और पर ये कवि भी थे, क्योंकि इन्होंने जो अपने साहित्य दर्पण में उदाहरण प्रदान किए हैं, तो वहाँ कहा है इदम ममा, तो उन्होंने स्वयं कई श्लोकों की रचना की है। तो इनकी जो उद्धरणों से हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यह एक उत्तम कवि भी थे और काव्य शास्त्रज्ञ तो थे ही सही। तो जो इनके ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे हैं राघव विलास महाकाव्य, कुवलयाश्व चरित, प्रभावती परिणय, चंद्रकला और प्रशस्ति रत्नावली, नरसिंह विजय इत्यादि। किंतु वही हमारा दुर्भाग्य, ये सभी ग्रंथ प्राप्त नहीं होते हैं। केवल काव्य प्रकाश पर जो उन्होंने टीका लिखी, काव्य प्रकाश दर्पण, और दूसरा इनका ग्रंथ साहित्य दर्पण, ये दो ही प्राप्त होते हैं। प्रशस्ति रत्नावली जो ग्रंथ है उसका वैशिष्ट्य जरूर ग्रंथों में मिलता है कि यह 16 भाषाओं में लिखा हुआ एक करम्भक विधा का ग्रंथ था। तो यह एक अद्भुत ग्रंथ रहा होगा। और विश्वनाथ अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। ये वो अपने आप को स्वयं प्रथम परिच्छेद में कहते हैं कि 18 भाषा वार विलासिनी भुजंग, तो उन्हें 18 भाषाओं का ज्ञान था, ये उन्होंने स्वयं कहा। और इस तरह का ग्रंथ भी उनका प्राप्त होता है। प्रथम परिच्छेद में, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में उन्होंने स्वयं को संधि विग्राहक कहा, अर्थात वे किसी राजा के राज्य में संधि विग्राहक के पद पे रहे होंगे, किंतु उसका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो अपने स्वयं के लिए इन्होंने अनेक उपाधियों का प्रयोग किया है। पंचम परिच्छेद में इन्होंने ध्वनि का खंडन किया। मम्मट और आनंदवर्धन जैसे सुप्रतिष्ठित आचार्यों का अपने ग्रंथ में खंडन करना और अपने मत को स्थापित करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, उस काल में भी और आज भी। तो इस दृष्टि से यदि हम इनका आकलन करते हैं तो यह अद्भुत मेधा संपन्न आचार्य थे। इन्होंने जब पंचम परिच्छेद में ध्वनि का खंडन किया तो स्वयं को ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा। तो यह उनका आत्मविश्वास था और वे इसके योग्य थे, ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथ में स्वयं प्रमाणित किया। तो इनकी इन सभी वैशिष्ट्य को हम जाने। एक और जो इनकी विशेषता आप देखिए कि विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में यत्र तत्र मम्मट का विरोध किया, लेकिन बाद में काव्य प्रकाश पर टीका लिखी, काव्य प्रकाश दर्पण, जो प्राप्त भी होती है। तो तुलनात्मक दृष्टि से हमें उस टीका का भी अध्ययन करना चाहिए। जब हम साहित्य दर्पण को पढ़ते हैं तो हमें काव्य प्रकाश दर्पण को भी देखना चाहिए कि किस तरह से एक आचार्य किसी एक विषय पर अलग अलग ग्रंथों में क्या बात करते हैं। जब एक टीकाकार के रूप में है तो किस तरह की चर्चा करते हैं, जब एक स्वतंत्र ग्रंथकार के रूप में बात करते हैं तो किस तरह से विमर्श करते हैं। तो हमने साहित्य दर्पण के संदर्भ में जाना, विश्वनाथ के बारे में आप उनके जन्म और वंशादि के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी मैंने दी, जो कि इतिहास के ग्रंथों में प्राप्त होती है। साहित्य दर्पण के विषय में जो एक बात कही जाती है कि प्रायः विद्वान कहते हैं कि इसमें विश्वनाथ का स्वयं का कुछ मौलिक चिंतन नहीं है। उन्होंने जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने विवरण किया उसी का पर्याप्त प्रभाव वहां दिखाई देता है, या उसी का संग्रह उन्होंने करने का प्रयत्न किया है। लेकिन साहित्य दर्पण विविध दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि काव्य प्रकाश प्रौढ़ता को प्राप्त हो गया है, रसगंगाधर कुछ दुर्बोध हो गया है, लेकिन साहित्य दर्पण विद्यार्थी की दृष्टि से सहज बोधगम्य ग्रंथ है। यह तो इसकी विशेषता है ही सही। इसके अतिरिक्त जो इसकी एक विशेष बात है वह यह है कि षष्ठ परिच्छेद में विश्वनाथ ने नाट्य विषयक तत्वों का भी समावेश अपने इस ग्रंथ में कर दिया है, जिसमें नायक नायिका भेद विवेचन और जो अन्य तत्व जिसको कि हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्राप्त करते हैं या धनंजय के दशरूपक में, तो उन तत्वों के सार को जिनका काव्यशास्त्र के साथ में विमर्श करना अत्यंत आवश्यक सा प्रतीत होता है, उसको भी इन्होंने अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ में समाविष्ट किया। और इस दृष्टि से इनका यह ग्रंथ विशिष्ट हो गया।
क्योंकि मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में उस विषय का स्पर्श नहीं किया। तो इनका साहित्य दर्पण ग्रंथ हमें कुछ बिंदुओं के आधार पर विशिष्ट और श्रेष्ठ दिखाई देता है। रस को केंद्र में रखने वाला इनका जो काव्य लक्षण था वह भी उस पृष्ठभूमि में बड़ा सटीक था, क्योंकि इनके पहले शारदा तनय जैसे आचार्य हो रहे हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र के तत्वों पर, रस पर गूढ़ गंभीर व्यापक विवेचन किया है। तो उस पृष्ठभूमि में जब हम विश्वनाथ कविराज को देखते हैं तो हमें लगता है कि जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये कह रहे हैं वह सटीक ही था। सभी काव्य शास्त्रज्ञों ने काव्य प्रयोजन पर विचार किया, लेकिन अलंकार शास्त्र के प्रयोजन पर कोई स्पष्ट रूप से बात नहीं कर रहा है। तब विश्वनाथ ने ही कवि और काव्यालोचक दोनों के एक रस प्रयोजन चतुर्वर्ग प्राप्ति को व्यक्त किया, जो कि एकदम प्रभावी विवेचन दिखाई देता है। और भी कई विषय हैं जैसे संकेतक ग्रह, व्यंजना निरूपण, रसस्वरूप, साधारणीकरण, गुण निरूपण, रीति विवेचन। तो ये ऐसे कई तत्व थे जो कि जिन पर कि विश्वनाथ मौलिक अपनी दृष्टि से विशद विवेचन प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए यह ग्रंथ न केवल विद्यार्थियों में अपितु परवर्ती विद्वानों में भी समादृत हुआ। तो मुझे लगता है कि आज हमने पर्याप्त इतिहास को जान लिया है और हम अगली कक्षा में इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।